महादेव, जय श्री राम। आज पूर्णिमा है और रविदास जयंती भी है। सबको पूर्णिमा और रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन एक बार मिलता है, क्यों ना इसे अपने अंदाज में जिया जाए। आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उसकी बोलचाल। भाषा से उसे परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम तमिल या उड़िया कहेंगे, गुजराती कहेंगे, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है या गुजराती भाषा बोलता है और तमिलनाडु, उड़ीसा या गुजरात में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़कर देख सकते हैं। कभी कभी हम इन असीमितताओं को मानकर चलते हैं कि और सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है, युगांतरों से अस्तित्व में है। क्लियर हुई बच्चे? किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं से के बनने में समय की भूमिका रही है। विभाजक सीमाएं, भारत पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन देश की सीमा होती है, राज्य की सीमा होती है, जिन्हें हम आप क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिसे हम आज क्या कहते हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। ये जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, ये जटिल प्रक्रिया से क्या हुई है, जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान में एक दूसरे को संपन्न बनाया है। कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया है। अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने क्या कर लिया है, एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ? देखो, भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध का एक कारण है और उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। उदाहरण से महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। किसका राज्य का हिस्सा है? केरल। केरल राज्य का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। कब किया गया? 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इसके इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं और प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है,
मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। किसमें लिखा गया? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ ही है हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा, ये जो यहाँ दो भाषाएं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं कैसी थी? शासक और धार्मिक परंपराएं अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ संप्रदाय, और जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठीय प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिसमें यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु के रूप में मान लिया गया। किसके रूप में मान लिया गया? विष्णु भगवान के रूप में मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे अनंत वर्मन। अनंत वर्मन, गंग वंश के हुए प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। उन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उसका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। स्थानीय जनता में क्या हो जाएगा? उसका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत कौन है? राजपूत शूरवीरता की परंपरा है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। इससे समझ में समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। इसके ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को राजपूत कहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। राजपूतों ने क्या की? राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। और रमेश बिश्नोई देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे, जो है ट्रेंडिंग में भी है और वायरल भी हो रखे हैं। उनके दोनों हाथ नहीं है, और वो जो एक वयस्क मनुष्य है, जो एक व्यक्ति, जो एक पुरुष, जो एक स्त्री, जो एक मानव जो काम कर सकता है, एटलीस्ट अधिकांश सभी काम वह कर सकता है, और उसके दोनों हाथ नहीं है। देखिएगा, रमेश बिश्नोई करके सर्च किएगा, जोधपुर। और बिश्नोई समाज काला हिरन की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। काला हिरन होता है ना, उसकी पूजा करते हैं। सलमान खान का नाम सुना है ना? कौन है? हीरो है ना सलमान खान। तो सलमान खान ने क्या किया था? काला हिरन की हत्या करने का उन पर आरोप लगा हुआ है, और वो सुनने में आता है ना, न्यूज में देखते होंगे, आपने देखा होगा, नहीं तो सर्च कर लेना आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। विवाद अभी तक चल रहा है वो। तो बिश्नोई समाज से ही रमेश बिश्नोई हुए, जोधपुर से, जिनके दोनों हाथ नहीं है। और देखो, और वो अपने जीवन को इतनी खुशहाली से जी रहे हैं, मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी। तो राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये संस्कृति प्रायः वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठ से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान से
राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। किसका शासन रहा है? राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा राजपूत शासक था। यह शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीर की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। प्रशिक्षित चारण भाटों, इनको गाने वाले कौन, जो गाते थे उसको क्या बोला जाता था? गाने वालों को बोला जाता चारण या भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। साधारण जन इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि पर क्या दिया? प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हां, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उसकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं पर यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपनी मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अपने जीवन का बलिदान। अच्छा, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक सुना है? कथक क्या होता है? कथकली सुना है बच्चे? कथक देखो, यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। नृत्य के विषय में भी यही सच है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत में अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। किससे निकला है? कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कहानी के लिए किया जाता है। कहानी के लिए। कथक मूल रूप से उत्तर भारत मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति है। कहानी सुनाने वालों की एक जाति है। क्या है? जाति। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते हैं। हाव भाव से अपने 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। इधर तो भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कथक एक नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। इधर तो चल रहा था भक्ति आंदोलन और इधर कथक भी एक रूप धारण करने लगा। विकराल राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रामलीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिन्हें रामलीला, जिन्हें कहा जाता था रामलीला। नहीं देखिए रामलीला, अभी होता है ना दशहरा, उससे पहले रामलीला होती है गांव में तो आज भी, शहरों में भी होती है। देखा है? रामलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य में अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यहां दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान जयपुर के दरबारों में और लखनऊ में, राजस्थान के जयपुर दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब कौन हुआ? वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। वाजिद अली शाह के
संरक्षण में एक कला के रूप में उभरा और 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली एक रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य संस्कृतियां गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों में नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। 6 शास्त्रीय नृत्यों में मान्यता मिल गई। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की क्या परंपरा थी? लघु चित्रों की परंपरा संरक्षकों के लिए एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई। एक अन्य परंपरा भी थी जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह है कि लघु चित्रों की परंपरा। क्या थी? लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्रों की परंपरा क्या थी? ये देखो, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तामपत्रों अथवा लकड़ियों की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। किस पर? तख्तियों पर। तख्ती पे लिखा है कभी? तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे दाना। सुनिए कहानी। अच्छा, किस किसने लिखा है तख्ती पे? लिखा है तख्ती पे दवात हुआ करती थी। अच्छा, स्लेट पर किसने लिखा है? चौक से किसने लिखा है? बत्ती से। तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। लिमिटेड थे ना भाई, शोरूम में रखे जाते थे एकदम। मुगल सम्राट के पतन के साथ साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों में दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को क्या किया? प्रभावित किया। और लेकिन इनके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का भी चित्र बराबर जारी रहा। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश में के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी में इलाका था। हिमालय की तलहटी का क्या था? इलाका था। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव भ्रमण शैली का क्या हुआ? विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा गया। क्या कहा गया? बसोहली शैली कहा गया। जहां जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदन की रसमंजरी। रसमंजरी। भानुदन की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। पहाड़ी क्षेत्रों की ओर क्या कर गए? पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने
एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी, जैसे कि बूस्ट मिल गया, एक लघु चित्रकारी को बूस्ट मिल गया। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। क्या थी? वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का कलात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषताएं थी। और स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों और फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियों का क्या करते थे? चित्रण किया करते थे। कला के इस नमूने से ही कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिनसे वे सदियों तक क्या रहते थे? सुरक्षित रहते थे। सदियों तक सुरक्षित रहते थे। बंगाल का एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। हम अक्सर क्षेत्रों के नाम से वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। जैसे बंगाल के लोग हमेशा बंगला भाषा बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्पी की बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली है। आज की जो बंगाली है वो संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। संस्कृत बढ़ती गई और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? वहां पर ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हवेनसांग, 7वीं शताब्दी में कौन है? चीनी यात्री हवेनसांग ने क्या बताया? यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का ही प्रयोग हो रहा था। संस्कृत से संबंधित भाषा का ही प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य उद्भव हो गया। 14वीं से 17वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया, अकबर ने 1586 में अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया, तो उसे सूबा माना जाने लगा। अब इसको क्या माना जाने लगा? सूबा माना जाने लगा। और उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। प्रशासन की भाषा तो क्या थी? फारसी थी, लेकिन बंगाली भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, और जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। जिसे अब क्या कहा जाता है? जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार है, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है ये, और आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। एक तो संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मेनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं,
लोक कथाएं और गाथा गीत हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच की गई थी, उसके। और दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत क्या था, कम था, ब्राह्मणों का कम था। पीर और मंदिर, पीर और मंदिर, पीर और मंदिर क्या है? पीर और मंदिर, कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है, किस्मत तो जुए में भी आजमाई जा सकती है। पीछे की बात बताने वालों से मत डरिए, पीछे की बात बताने वालों से मत डरिए, क्योंकि परछाई कभी भी शरीर से जीत नहीं सकती, परछाई कभी भी शरीर से जीत नहीं सकती। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसे नहीं करते। समझ पाए बच्चे? क्या समझे? 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाके में प्रवास करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते चले गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। क्या करने लगे? धान की खेती करने लगे। सने सने स्थानीय मछुआरा और स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की, और आधिकारिक और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। क्या बना लेते थे? मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा अवशासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की, और ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। क्या है? इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। ये नेता शिक्षक और निर्णायकों की भूमिका अदा करते थे। इनके पास क्या है? अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। स्नेह और आदर से इन्हें क्या कहते थे लोग? पीर कहा करते थे। समझ पाए पीर किसको कहते थे? नहीं समझे? इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहां तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। क्या बन रहे थे? जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनमें माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, कसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से, अब क्या हो गया? यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से देखो क्या हुआ। यूरोप की
व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से आर्थिक अवसर पैदा हुए। क्या हुआ? आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जो व्यापारिक कंपनियां, यूरोप की व्यापारिक कंपनियां आई, उससे क्या हुआ? आर्थिक अवसर पैदा हुए। आर्थिक अवसर पैदा हुए तो इन सामाजिक समूहों ने, जो ये हमारा सामाजिक समूह है, इस सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का क्या उठाया? लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, सामाजिक भी और आर्थिक स्थिति भी सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिस्थिति या प्रतिष्ठा की भी क्या करने लगे? घोषणा की। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, उनको क्या किया? ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। उनकी प्रतिमाएं अब मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला, दो छतों वाली, दो चाला किसको बोलेंगे? दो छतों वाली। दो छतों वाली क्या हुई? दो चाला या चौचाला, चार छतों वाली। दो चाला दो छतों वाली और चौचाला चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारें पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। और कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक उच्च कोटि तक पहुंच चुकी थी। अच्छा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ जल जाएगी, जल जाएगी। आती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, इसलिए उसको पानी में रहने दो और आटा खिलाओ। हैं परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुत मात्रा में होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को करीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है, स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को समाजीय भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध की क्या कर दी? इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने क्या किया? स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। क्या कर दी? अनुमति दे दी भाई, खास किस्म की। देखो बच्चों, उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं। उस लेवल तक आपने पहुंचना है कि आपको खोकर लोग पूरी जिंदगी पछताएं। और सफर जो धूप का किया तो महसूस ये हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। देखिए, समझ पाए? नहीं।
यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय कैसे हुआ? यूरोप 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचाने जाने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्य पुस्तकों ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया जाने लगा। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को और अधिक बल दिया। इस भावना पर क्या किया? और अधिक बल दिया। क्लियर हुई? तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।